नई कहानियां। वो कोंडापल्ली नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में रामनाथम और अन्नपूर्णा नाम के पति पत्नी रहते थे। रामनाथम गांव का एक बड़ा किसान था और बहुत मेहनती स्वभाव का था। उनकी इकलौती बेटी सीता थी। सीता की शादी पड़ोस के गांव सिरीपुरम के रहने वाले सूर्यम नाम के एक नौजवान से हुई थी। सूर्यम थोड़ा घमंडी और अकड़ू इंसान था। वो हमेशा शेखी बघारता रहता था कि उसका गांव कितना महान है और उसकी दौलत कितनी ज्यादा है। शादी के बाद सूर्यम पहली बार अपनी ससुराल आ रहा है। दोपहर का समय है। रामनाथम घर के चबूतरे पर बैठकर गली की तरफ देख रहा है। अंदर से अन्नपूर्णा हड़बड़ी में बाहर आती है। अरे ओ अन्नपूर्णा, दामाद जी के आने का टाइम हो गया। दरवाजे पे रंगोली बनाई कि नहीं? खाना सब रेडी है क्या? नया दामाद पहली बार आ रहा है, कोई कमी नहीं रहनी मांगती। रंगोली तो मैंने कब की बना दी जी, आप फालतू में टेंशन मत लो। दरवाजे पे आम के पत्ते बांध दिए, चौखट पे हल्दी कुमकुम भी लगा दिया, रसोई में घी के बोबाटलू, पुलीहोरा और बैंगन की सब्जी सब रेडी है। सीता भी रेशमी साड़ी पहनकर एकदम तैयार है। बहुत सही बात है। सुबह ही खबर आई थी कि सिरीपुरम से बैलगाड़ी निकल चुकी है। अब तक तो गांव के बॉर्डर पे आ गए होंगे। सुना है दामाद जी थोड़े नाजुक मिजाज के हैं। पता नहीं धूप में उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। पिताजी, वो देखो, गली के नुक्कड़ पे अपनी बैलगाड़ी आ रही है। घुंघरुओं की आवाज आ रही है ना? वो आ गए। हाँ बेटी, अन्नपूर्णा जल्दी से आरती की थाली ला। दामाद जी की नजर उतारकर उन्हें अंदर बुलाना है। बैलगाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। सूर्यम रेशमी धोती और रेशमी गमछा पहने बड़ी शान से गाड़ी से उतरता है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही है। उफ, ये कैसा उबड़ खाबड़ रास्ता है यार। मेरी तो कमर और सारे जोड़ ही टूट गए। सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे गांव का रास्ता इतना बकवास होगा। पूरे रास्ते धूल ही धूल थी। आइए दामाद जी, आइए। हमारे गांव के रास्ते थोड़े ऐसे ही गड्ढों वाले होते हैं बाबू। सफर की थकान उतारिए, पहले अंदर आइए। जुग जुग जियो बाबू, अंदर आ जाओ। सीता, जाकर अपने पति को पैर धोने के लिए लोटे में पानी दे। पैर धोने के लिए ये पीतल का लोटा काहे को दिया? हमारे घर पे तो चांदी के लोटे में पानी देते हैं। और वैसे भी इन मिट्टी के चबूतरे पे बैठूंगा तो मेरी रेशमी धोती खराब हो जाएगी ना। बैठने के लिए कोई अच्छा पीढ़ा नहीं है क्या? अरे बाबू, माफ कर दीजिए। हमारा किसानों का परिवार है। अपने घर में सब मिट्टी, पीतल और तांबे के ही बर्तन होते हैं। आपके लिए अंदर लकड़ी का मस्त पीढ़ा बिछाया है। आप वहीं बैठ जाना। चलिए अंदर आइए। सुनिए जी, मेरे पिताजी का दिल दुखे ऐसी बातें मत बोलो। उन्होंने बहुत प्यार से सारी तैयारियां की हैं। मैंने क्या झूठ बोला सीता? जो सच है वही तो कहा। तुम्हें तो पता ही है अपने सिरीपुरम में घर कैसे होते हैं, सब ईंट और चूने की हवेली जैसे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इन मिट्टी की दीवारों वाले घरों में रहते कैसे हैं। सब अंदर जाते हैं। चटाई पर एक बड़ा पीढ़ा रखा है और केले का पत्ता बिछा है। अन्नपूर्णा तरह तरह के पकवान परोसती है। बाबू, खाना खाइए। आपके लिए खास तौर पर घी के बोबाटलू, हमारे गांव की बैंगन की सब्जी चक्कर बताइए कैसी बनी है। ये सब क्या है सासू माँ? सब तेल और घी की चीजें हैं क्या? इन्हें खाऊंगा तो हजम करना भारी हो जाएगा। हमारे गांव में तो खाने में कई तरह के अचार और चटनी पाउडर होते हैं। फिर भी आपने इतनी मेहनत से बनाया है तो थोड़ा खा लेता हूँ। बाबू, गांव का खाना थोड़ा भारी ही होता है। हम हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। थोड़ा घी तेल खाएंगे तभी तो बॉडी में ताकत रहेगी। आप आराम से खाइए। सब्जी में मिर्ची थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन आपकी बात भी सच है ससुर जी। मेहनत करने वालों को कुछ भी हजम हो जाता है। मुझ जैसे नाजुक लोगों को ये सब सूट नहीं करता। मेरी बॉडी को ज्यादा मेहनत की आदत नहीं है। दिन में 4 बार चंदन लगाना, रेशमी कपड़े पहनना और आराम से बैठना, बस यही मेरा डेली रूटीन है। बहुत खुशी की बात है बाबू। भगवान आपको हमेशा ऐसे ही सुखी रखे। खाना फिनिश कर लीजिए। शाम को गांव के बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार आपसे मिलने आएंगे। शाम हो जाती है। गली के चबूतरे पर रामनाथम, सूर्यम और पड़ोसी पुल्लैया बैठकर बातें कर रहे हैं। कहिए नए दामाद जी, हमारा गांव कैसा लगा? भले ही ये आपके सिरीपुरम जितना बड़ा ना हो, पर अपने कोंडापल्ली की भी एक बात है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। गांव तो ठीक ही है पुल्लैया जी, पर हमारे सिरीपुरम के आगे इसकी क्या बिसात। अपने गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है। उसके नीचे हमारी सैकड़ों एकड़ जमीन है। हमारे घर के सामने खड़े होकर देखो तो जहां तक नजर जाए
सिर्फ अपने ही खेत दिखते हैं। खेतों में काम करने के लिए दर्जनों मजदूर हैं। मेरे हाथों में तो कभी मिट्टी भी नहीं लगती, समझा क्या? ओहो, इतने बड़े आदमी हैं आप, लेकिन अगर हाथों में मिट्टी ही नहीं लगेगी तो धरती माँ की कीमत कैसे पता चलेगी बाबू? हम तो जब दिन भर मिट्टी में सनते हैं तब जाके रात को गले के नीचे निवाला उतरता है। सबकी अपनी किस्मत होती है पुल्लैया जी। अगर सब मिट्टी में ही सनेंगे तो काम कैसे चलेगा? मेरे जैसे लोगों को हुक्म चलाना चाहिए और आपके जैसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए। यही तो लाइफ का नियम है। बाबू सूर्यम, जो हुक्म चलाता है उसे भी मेहनत करने वाले के पसीने की कीमत पता होनी चाहिए। उसी पसीने की बूंदों से कल अपनी थाली में रोटी आती है। अगर बिना काम किए बैठे रहेंगे तो शरीर लोहे की तरह जंग खा जाएगा। ससुर जी, आपकी बातों का क्या मतलब है? क्या आप मुझे ताना मार रहे हो? अरे नहीं दामाद जी, मैं आपको क्यों कहूँगा, मैं तो बस दुनियादारी की बात बता रहा था। खैर, रात हो गई है, चलिए अंदर चलकर सो जाते हैं। कल सुबह सुबह मैं आपको अपने खेत दिखाने ले चलूंगा। हमारी लहलहाती फसल देखकर आपको अच्छा लगेगा। खेत? नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। उस कीचड़ और मिट्टी में मेरे रेशमी कपड़े खराब हो जाएंगे। ऊपर से धूप से मेरी स्किन भी जल जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए बाबू, आपको कीचड़ में उतरने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे पर खड़े होकर देख लेना। आप बस मेरे साथ चलिए, उतना ही काफी है। अगले दिन सुबह सूर्यम अपनी रेशमी धोती पहनकर जेब में इत्र लगा हुआ रुमाल रखकर रामनाथम के साथ खेत की तरफ निकलता है। खेत में कटाई पूरी हो चुकी है। देखा दामाद जी, ये हमारा खेत है। ये सारा अनाज मैंने अपने हाथों से उगाया है। कल ही कटाई पूरी हुई है। आज इन ढेरों को बैलगाड़ियों में लादकर घर ले जाना है। उफ, ये कैसी बदबू है यार। सब जगह गोबर और कीचड़ की स्मेल आ रही है। जहाँ देखो वहाँ धूल ही धूल। ससुर जी, जल्दी से देखकर घर चलते हैं। मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। बस थोड़ी देर रुक जाइए बाबू, पुल्लैया आता ही होगा। उसके आते ही बैलगाड़ी जोड़कर 2 बोरी अनाज लादकर चलेंगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। भयानक आंधी चलने लगती है। मौसम पल भर में ही बदल जाता है। अय्या रामनाथम जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। आसमान फटने वाला है। आधे घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश होने वाली है। अगर ये अनाज भीग गया तो समझो साल भर की मेहनत पानी में बह जाएगी। हाँ पुल्लैया, आंधी तूफान आने वाला है। मेरी तो जान सूखी जा रही है। जल्दी से वो तिरपाल इधर खींचो, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। रामनाथम और पुल्लैया अपनी जान की बाजी लगाकर उस भारी तिरपाल को खींचकर अनाज के ढेरों पर ढकने की कोशिश करते हैं। तिरपाल उड़ने लगता है। सूर्यम वहीं दूर खड़ा देखता रहता है, इस डर से कि उसकी रेशमी धोती खराब हो जाएगी। बाबू सूर्यम, बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। तिरपाल उड़ रहा है। जरा इधर आकर वो कोना पकड़ लो बाबू। मैं? ससुर जी, मैं इस कीचड़ में नहीं आ सकता। मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और वैसे भी मेरे हाथों को ऐसे भारी काम की आदत नहीं है। हाथों में छाले पड़ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं नए दामाद जी? हाथों में छाले पड़ जाएंगे? यहाँ साल भर की मेहनत आंखों के सामने बर्बाद हो रही है और आप अपनी रेशमी धोती की फिक्र कर रहे हो। पुल्लैया, मुंह बंद रख अपना। मैंने ही तो कहा था कि वे नाजुक मिजाज इंसान हैं। उन्हें कुछ मत कहो, वो किनारे पर ही खड़े रहेंगे। सीता तभी मट्ठा का मटका लेकर खेत पर आती है। वो ये सब देख लेती है। अपने पिता को बारिश में भीगते हुए मेहनत करते देख और अपने पति को पेड़ के नीचे बिना भीगे खड़े देख उसे बहुत दुख होता है। सुनिए जी, आप चाहे जैसे भी इंसान हो, आपके पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन जब मेरे पिता अपनी उम्र की परवाह किए बिना मिट्टी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप जवान होकर भी किनारे पर खड़े रहने के लिए कैसे मान रहे? रेशमी कपड़े खराब हुए तो फिर खरीद लेंगे, लेकिन अगर ये अनाज भीग गया तो क्या वापस मिलेगा? यही अनाज ही तो कल को आपको और मुझे खाना देगा ना। सीता के शब्द सूर्यम के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे एक पल में ही एहसास हो गया कि उसका घमंड और उसकी अकड़ कितनी खोखली है। पुल्लैया की बातें, ससुर जी का सब्र और पत्नी के ताने, इन सब ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। छी, क्या मेरी रेशमी धोती मेरे स्वाभिमान से बढ़कर है? मेरे ससुर जी इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं यहाँ अपने नाजुकपन की झूठी शान दिखा रहा हूँ। सूर्यम ने तुरंत अपने रेशमी गमछे को अपनी कमर पर कसकर बांध लिया, अपनी धोती को ऊपर खोस लिया। ससुर जी, तिरपाल छोड़िए, मैं पकड़ता हूँ। पुल्लैया, तुम उस तरफ रस्सियों को कसकर बांधो। बाबू, आपके कपड़े, आपके हाथ। कपड़े गंदे हो जाएं तो धोए जा सकते हैं ससुर जी, लेकिन हमारी मेहनत पानी में नहीं बहनी चाहिए। खींचिए जोर से।
तीनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की और भारी बारिश शुरू होने से ठीक पहले ही सारे अनाज के ढेरों को सुरक्षित रूप से ढक दिया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों पूरी तरह से भीग गए। सूर्यम की रेशमी धोती कीचड़ से सन गई, लेकिन उसकी आंखों में जो संतुष्टि थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। बाबू सूर्यम, आज अगर आप ना होते तो मेरी जान ही निकल जाती, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। आपके रेशमी कपड़े खराब हो गए, मुझे माफ कर दीजिए। माफ़ी आपको नहीं ससुर जी, मुझे मांगनी चाहिए। मुझे बहुत घमंड था। मैं सोचता था कि मेरे हाथों में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आज जब मैंने मिट्टी में उतरकर काम किया तभी मुझे लगा कि मेरा इंसान के रूप में जन्म लेना सही हुआ। क्या बात कही है दामाद जी आपने। मेरी बातों का आप पर सही असर हुआ। अब आप सच्चे मर्द कहलाने के लायक बन गए हैं। ये लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे। हाँ, ये तो अमृत जैसा लग रहा है। कमरे में बैठकर पीने वाले शरबतों से कहीं ज्यादा मीठा है ये मट्ठा, जिसे पसीना बहाने के बाद पिया जाता है। ससुर जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या हम जो खाना लेकर आए थे उसे यहीं खा लें? यहाँ बाबू, जमीन पर सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है, ऊपर से ठंडी हवा चल रही है। घर चलकर गर्मा गर्म खाना खाते हैं। नहीं ससुर जी, मेरा मन कर रहा है कि इन हरे भरे खेतों के बीच इसी मेड़ पर बैठकर खाऊं। उस ठंडे चावल में अचार मिलाकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। सभी लोग उसी मेड़ पर बैठ गए। अन्नपूर्णा द्वारा दिया गया ठंडा चावल, अचार और प्याज के टुकड़े सीता ने परोसे। सूर्यम ने बहुत ही आनंद से पेट भर कर खाया। अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। भूख की कीमत और मेहनत की कीमत आज मुझे समझ में आ गई। बहुत खुशी की बात है बाबू। इंसान के पास कितनी भी दौलत हो, कितना भी रुतबा हो, धरती माँ के आगे सब बराबर हैं। जो शरीर मेहनत नहीं करता और जिस मन में घमंड भरा होता है, उसका पतन पक्का है। आज आपने बहुत बड़ा सबक सीखा है। सच कहा ससुर जी। मेरा सिरीपुरम चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आज से मैं भी एक किसान की तरह काम करूंगा। मैं अपने घमंड को छोड़कर सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा। 2 दिन बाद सूर्यम अपने गांव वापस लौटने के लिए तैयार होता है। आते समय उसके चेहरे पर जो घमंड और अकड़ थी, अब वो बिल्कुल नहीं है। उसकी जगह अब विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान ने ले ली है। चलता हूँ सासू माँ, चलता हूँ ससुर जी। अगली बार जब फसल कटाई का टाइम आएगा तो मैं भी आऊंगा। जरूर बाबू, संभल कर जाइएगा। अपने पति के पीछे बैलगाड़ी पर चढ़ते हुए खुशी से अपने पिता की ओर देखती है। बैलगाड़ी चल पड़ती है। रामनाथम और अन्नपूर्णा खुशी खुशी हाथ हिलाकर उन्हें विदा करते हैं। एक बहुत अच्छा इंसान बनकर अपने गांव लौट गया। दौलत और रुतबा इंसान को बस पल भर की खुशी देते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और विनम्रता ही असली संतुष्टि और सच्चा सम्मान देते हैं। मेहनत करने वाले के आगे इंसान के घमंड को एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। गोदावरी नदी के किनारे राजनगरम नाम का एक पुराना गांव था। उस गांव में वीरैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। वीरैया के पास भले ही पैसा रुपया नहीं था, लेकिन वो अपनी ईमानदारी और वादे को निभाने के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसी गांव का सर्वे सर्वा वहाँ का जमींदार रामचंद्रैया था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। अगर वो किसी को कर्जा देता था तो तय तारीख पर एक एक पाई वसूल करके ही दम लेता था। एक दिन वीरैया की जिंदगी में एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई। उस मुश्किल घड़ी में उसकी ईमानदारी की जीत कैसे हुई, यही इस कहानी में दिखाया गया है। उस साल मॉनसून में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। रात का समय था। मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में वीरैया बहुत उदास बैठा था। पास ही उसकी पत्नी सुब्बम्मा की आंखों में आंसू थे। तभी उनका हालचाल पूछने के लिए पड़ोसी वेंकन्ना और उसकी पत्नी सीतम्मा वहां आए। क्या रे वीरैया, ऐसे उदास क्यों बैठा है? सूखे खेत को देखकर रोने से क्या आसमान पिघल जाएगा और बारिश होने लगेगी? हमारी तो किस्मत ही खराब है। भगवान को भी हम पर तरस नहीं आया। मैं बारिश न होने की वजह से नहीं रो रहा हूँ वेंकन्ना। मेरे सीने में घबराहट के मारे ट्रेनें दौड़ रही हैं। कल जमींदार साहब से लिए हुए कर्जे का आखिरी दिन है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे उनके सामने 100 सोने के सिक्के रखने हैं। 100 सोने के सिक्के? हे भगवान, हमारे घर में तो 100 कौड़ियाँ भी नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बोने के लिए खेतों में डाल दिया। डिब्बे में मुट्ठी भर चावल भी नहीं बचे हैं। मैं किस भगवान से मन्नत मांगू? मत रो सुब्बम्मा, बारिश न होने से पूरे गांव में किसी की भी फसल नहीं हुई है। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। क्या जमींदार साहब ये सब देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते?
अरे तुझे कुछ नहीं पता सीतम्मा, तू चुप रह। वो जमींदार रामचंद्रैया बहुत ही पत्थर दिल इंसान है। वो जबरदस्ती अपना कर्जा वसूल कर लेता है। क्यों रे वीरैया, कर्जा लेते समय तूने कुछ गिरवी रखा था क्या? गिरवी तो कुछ नहीं रखा था वेंकन्ना, लेकिन मैंने उन्हें जुबान दी थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मालिक, आने वाली पूर्णिमा तक आपका कर्जा ब्याज के साथ चुका दूंगा। अगर किसी वजह से नहीं चुका पाया तो मेरे पास जो 2 एकड़ सूखी जमीन है वो आपके नाम कर दूंगा। और कल ही पूर्णिमा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो अब वो जमीन उन्हीं की हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसी बात कर रहे हैं वीरैया जी आप? वो 2 एकड़ जमीन ही तो आप लोगों के जीने का इकलौता सहारा है। अरे वीरैया, तेरे दिमाग में तो बिल्कुल पुरानी बातें भरी हुई हैं। वैसे ही भूखों मरने की नौबत आ गई है। कल सुबह ही उनके पैर पकड़ लेना और बोलना, बाबूजी, इस साल अकाल पड़ गया है, अगले साल पुराने कर्जे के साथ सब चुका दूंगा। 1-2 झूठ बोलने से कोई जान नहीं चली जाएगी। नहीं वेंकन्ना, मेरी जान भले चली जाए पर मैं अपनी जुबान से नहीं पलटूंगा। मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जाती। झूठ बोलकर अगर उस खेत को बचा भी लिया तो उस खेत से मिलने वाला अनाज जहर के बराबर होगा। अगर मैं अपने वादे से मुकर गया तो मैं खुद को इंसान कहलाने के लायक नहीं समझूंगा। सुब्बम्मा, उस खेत के पेपर्स रेडी रखना। कल सुबह ही हवेली जाकर वो कागजात जमींदार साहब के कदमों में रखाऊंगा। मजदूरी करके तुम्हें पाल लूंगा, लेकिन झूठ बोलकर अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। आपकी ईमानदारी के आगे मैं कभी नहीं जीत पाई। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अब वो भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। पूर्व दिशा में लाल रंग का सूरज उग रहा है। वीरैया एक पुरानी और मैली धोती पहने हाथ में अपने 2 एकड़ खेत के पेपर्स लिए हवेली की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में उसे गांव के मुखिया धर्माराव मिले। क्या बात है वीरैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जमींदार साहब से लिए हुए कर्जे का समय आज खत्म हो गया है। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बस अपने वादे को निभाने के लिए अपने खेत के कागजात उन्हें सौंपने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। वो 2 एकड़ जमीन ही तो तेरा इकलौता सहारा है। तुम कहो तो मैं खुद जमींदार साहब से बात करूं? पंचायत का मुखिया होने के नाते अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं मुखिया जी, आप तो खुद सही गलत को जानते हैं, फिर गलत बात का साथ मत दीजिए। मेरी दी हुई जुबान मैं खुद निभाऊंगा। तेरी इस ईमानदारी को मेरा सलाम है वीरैया। भगवान तुझे एक दिन इसका अच्छा फल जरूर देगा। जा। मुखिया धर्माराव वहां से चले गए। वीरैया आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बरगद के पेड़ के मोड़ के पास सड़क के किनारे उसे एक लाल रंग की रेशमी थैली गिरी हुई दिखी। ये क्या है? रास्ते के बीच में रेशमी थैली पड़ी है। कितनी भारी है ये? वीरैया ने थैली का मुंह खोलकर देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। कम से कम 1000 वराह तो होंगे ही। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! ये पता नहीं किसके होंगे। बेचारे का रास्ते में गिर गया। अगर इसमें से सिर्फ 10 सिक्के मैं ले लूं तो मेरा 100 वराह का कर्जा उतर जाएगा। मेरा खेत भी मेरे पास बच जाएगा। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन तुरंत वीरैया की अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। छी छी, मेरे दिमाग में कितना घटिया ख्याल आया। कल रात ही अपनी पत्नी के सामने ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब किसी और का धन चुराने की सोच रहा हूँ। किसी की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर हमारे घर आएगा तो वो बर्बादी ही लाएगा। ये थैली जिसकी भी है, मुझे इसे जमींदार साहब को सौंप देना चाहिए। हवेली का माहौल बहुत गर्म था। जमींदार रामचंद्रैया अपनी कुर्सी पर बैठे गुस्से से उबल रहे थे। उनके सामने मुनीम कोटैया कांपते हुए हाथ जोड़े खड़ा था और वहीं मौजूद मुखिया धर्माराव जमींदार को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ओए कोटैया, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पड़ोस के गांव वालों ने जो टैक्स का पैसा दिया था, वो 1000 सोने के सिक्कों वाली रेशमी थैली तूने रास्ते में कैसे गिरा दी? वो पैसा कोई मामूली पैसा नहीं था। उसे आगे सरकारी अधिकारियों को देना है। शाम तक अगर तू वो थैली ढूंढ कर नहीं लाया तो तुझे गांव के बीचों बीच पेड़ से बांधकर इतना मारूंगा कि तू याद रखेगा। बाबूजी, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरकार। मैंने पूरे रास्ते में ढूंढा बाबूजी। शायद उस बरगद के पेड़ के मोड़ के पास ही कहीं गिरी होगी।
मेरी जान मत लीजिए बाबूजी, मेरी बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। शांत हो जाइए रामचंद्रैया जी। उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। बेचारा सीधा साधा इंसान है। अगर उसका घर नीलाम कर देंगे तो उसका परिवार रास्ते पर आ जाएगा। उसे थोड़ा और वक्त दीजिए। वक्त नहीं है धर्माराव जी, वो सरकारी पैसा है। कल को मेरी गर्दन फंसेगी। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक उसी समय वीरैया हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे धीरे अंदर आया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम मुखिया जी। क्या बात है वीरैया, इसका मतलब तुम्हें कर्जा चुकाने की लास्ट डेट याद है? 100 वरा का कर्जा ब्याज के साथ लाए हो या नहीं? बाबूजी, मेरे कर्जे की बात थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। रास्ते में आते समय मुझे बरगद के पेड़ के मोड़ के पास ये रेशमी थैली मिली। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये किसी और की अमानत है। आप गांव के रक्षक हैं। मुझे लगा आप ही इसका सही इंसाफ करेंगे। ये लीजिए। उस थैली को देखते ही मुनीम कोटैया के चेहरे पर मानो जान वापस आ गई। बाबू, ये तो वही हमारी थैली है। तूने मेरी जान बचा ली रे वीरैया। अरे कोटिया, पहले सिक्के गिन देख पूरे हैं या नहीं। कोटे ने फटाफट सारे सिक्के गिने। पूरे 1000 सिक्के बिल्कुल सही सलामत थे। रामचंद्रैया की आंखों का गुस्सा अब गायब हो चुका था और उनके चेहरे पर गहरी हैरानी थी। वीरैया, इसमें पूरे 1000 सोने के सिक्के हैं। इसे देखकर किसी भी अच्छे भले इंसान की नीयत डोल सकती है। ये थैली तुझे मिली थी, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। फिर भी एक सिक्का भी निकाले बिना तूने इसे लाकर मेरे हाथों में सौंप दिया। बाबूजी, बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा कभी पचता नहीं है। किसी का हक मारकर अगर हम अपना पेट भरेंगे तो वो ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी। पराया धन सांप के जैसा होता है बाबूजी, इसीलिए मैंने लाकर आपको दे दिया। बहुत खुशी हुई वीरैया, तेरे जैसे ईमानदार लोगों की वेड्यूसेस से ही ये धरती आज भी टिकी हुई है। खैर, अब अपने कर्जे के बारे में बताओ। 100 वरा लाए हो क्या? ये सुनते ही वीरैया का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से अपनी कमर से खेत के पेपर्स निकाले और जमींदार के कदमों में रख दिए। नहीं बाबूजी, बारिश न होने की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई। कर्जा चुकाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने आपको जो जुबान दी थी उसके मुताबिक मेरे इस 2 एकड़ जमीन के पेपर्स ये रहे। अब से ये खेत आपका हुआ। इसे मेरे कर्जे के बदले रख लीजिए। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी वीरैया को ढूंढते हुए उसका दोस्त वेंकन्ना और सीतम्मा भी वहां पहुंच गए और बाहर खड़े होकर सब कुछ सुनने लगे। ये सब क्या है वीरैया? तेरे हाथ में 1000 सोने के सिक्कों की थैली लगी थी। उसमें से सिर्फ 10 सिक्के लेकर अगर तू मेरा कर्जा चुका देता तो ये खेत भी तेरा रहता और तेरी गरीबी भी दूर हो जाती। तूने ऐसा क्यों नहीं किया पगले? मेरा खेत चला जाए तो कोई बात नहीं बाबूजी, मैं मजदूरी करके पेट पाल लूंगा। लेकिन अगर मेरी ईमानदारी चली गई तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। जो पैसा मेरा नहीं है उससे अपना कर्जा चुकाना गलत है। मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा और ना ही अपना धर्म छोड़ूंगा। इन कागजातों को रख लीजिए और मेरा कर्जा चुकता समझिए। ये सुनकर जमींदार रामचंद्रैया की आंखों में आंसू आ गए और अपने हाथ में पकड़े खेत के कागजातों को फटाफट फाड़कर हवा में उड़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे खेत के पेपर्स फाड़ दिए। वो कागजात तो सिर्फ रद्दी के टुकड़े हैं वीरैया। असली दौलत तो तेरे दिल में है। अपनी जान पर बनने के बाद भी तू अपनी जुबान से नहीं मुकरा। वो 100 वरा तो एक तिनके के बराबर है। मैं तेरा सारा कर्जा पूरी तरह से माफ करता हूँ। देखा रामचंद्रैया जी, हमारे गांव में कितना महान और धर्म का पक्का इंसान रहता है। हाँ मुखिया जी। वीरैया, तेरी इस ईमानदारी से खुश होकर मैं अपनी तरफ से तुझे एक इनाम देना चाहता हूँ। कोटिया, अंदर जाओ और 50 वराह के साथ नए रेशमी कपड़े लेकर आओ। कोटिया तुरंत दौड़कर अंदर गया और पैसे और कपड़े लाकर वीरैया के हाथों में दे दिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। वो खेत भी तुम्हारा ही रहेगा और ये रेशमी कपड़े भी तुम्हारे हैं। इन 50 वराह को अपनी आगे की खेती में लगाना। जाओ, खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है बाबूजी। आपने भगवान बनकर आज मुझे बचा लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे वीरैया, मैंने तुझे गलत समझा भाई। तुझे झूठ बोलने की सलाह दी, लेकिन आज तेरी सच्चाई और धर्म ने ही तुझे जिता दिया। सब लोग खुशी खुशी हंसने लगे और वीरैया बड़े गर्व के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। कहानी से मुश्किल वक्त में भी इंसान को अपनी ईमानदारी और अपनी जुबान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ बोलकर कमाई गई दौलत कभी टिकती नहीं है। अपने वादे को निभाने वाले इंसान की आखिर में उसे सम्मान और जीत ही मिलती है।